पीली आंधी और छिन्नमस्ता पढ़ें तो उसमें आप पाएंगे कि दो तरह की स्त्रियां हैं, वो हमारे समाज में भी हैं और उपन्यास में भी हैं। एक पढ़ी लिखी स्त्री है और एक स्त्री है जो पारंपरिक स्त्री है, घरेलू स्त्री है। आप देखेंगे दोनों का तेवर बहुत डिफरेंट है। दोनों, जो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा स्त्री है उसके तेवर अलग है, वो कुछ और चाह रही है। लेकिन जो घरेलू स्त्री है, खास करके बीड़नी जो है, जो बीड़नियां, खास करके मारवाड़ी परिवार में जो बीड़नी बोला जाता है, जो बरसों से काम दिया गया है मारवाड़ी समाज में और भारतीय समाज में, वही वो कर रही है। स्त्रियों का एक बहुत, मुझे वो उपन्यास याद नहीं है, लेकिन उस उपन्यास में कहा गया था एक स्त्री थी जो जेवर पहनते उतारते थक जाती है, बोर हो जाती है, तो अपने पति से कहती है कि मैं तो बोर हो गई इसमें। तो उसने कहा बरसों से स्त्रियों का काम रहा है गहने बनवाना, तुड़वाना और फिर बनवाना, इसी में उनकी जिंदगी उलझी रहती है। तो आप पाएंगे कि यहाँ भी जो मारवाड़ी समाज है, एक समाज है जो स्त्रियों का समाज है, जो घरेलू है, और जो पुरुषों का समाज है, वो समाज है कमाने के लिए बाहर जाना। और जिस बंगाली समाज में वो जाते हैं वहाँ वो आधे अधूरे हैं, न उनको बंगाली समाज एक्सेप्ट कर पा रहा है और ना ही वो पूरी तरह से मारवाड़ी बन पा रहे हैं। तो वो एक मिश्रित कल्चर को ढो रहे हैं। और प्रभा खेतान उसका बेहतरीन उदाहरण है, और वो अपने जीवन में भी वो उतारती हैं और उनके छिन्नमस्ता उपन्यास में भी लगभग उनका जीवन छिन्नमस्ता उपन्यास में आया हुआ है। स्त्रीवादी उपन्यासों में और प्रभा खेतान के उपन्यासों में जो समाजीकरण की एक प्रक्रिया में, जिसमें स्त्री को बहुत सुंदर होना और बनाया जाता है, सौंदर्य की ग्रंथि स्त्री में है, तो पुरुषत्व को बनाने की प्रक्रिया पुरुषों में भी डाली जाती है। स्त्री अगर बहुत सुंदर बनना है तो लड़कों को भी कमाने का और पुरुष बनने का उतना ही बोझ पड़ता है समाजीकरण की प्रक्रिया में, जितना कि स्त्री के सौंदर्य पर पड़ता है। प्रभा खेतान की नियति बहुत कुछ आप पाएंगे कि उनकी सौंदर्य की ग्रंथि को सौंदर्य की ग्रंथि तय करती है। जैसे जब वो पहली बार डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर साहब उनकी आंखों की तारीफ करते हैं और कहते हैं पहली नजर में, अब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, मुझे शुक्ल जी की वो पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, साहचर्य से प्रेम पैदा होता है। तो इसमें जो सौंदर्य की ग्रंथि है वो लगभग सभी उपन्यासों में, मतलब नारीवादी उपन्यासों की ये समस्या है कि उनके यहाँ जो नायिकाएं हैं आप पाएंगे वो सब सुंदर हैं, और प्रभा खेतान के यहाँ भी आप पाएंगे कि वो भी बहुत सुंदर होने या ना होने के दंश को जिंदगी भर झेलती हैं। ये मानवीय स्वभाव है, सौंदर्य सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन ये दैनिक जरूरत की पूर्ति के बाद हमारी सौंदर्य की जरूरत शुरू होती है। आप पाएंगे कि जो उपन्यास हैं, वो आप किसी का भी उपन्यास ले लीजिए, चाहे मैत्रेयी पुष्पा का ले लीजिए, चाहे प्रभा खेतान का ले लीजिए, चाहे नारीवादी किसी भी स्त्रीवादी उपन्यास को ले लीजिए, उसमें सौंदर्य आता ही है। तो प्रभा खेतान में के पीली आंधी में तीन पीढ़ियां हैं। तीन पीढ़ियां हैं, एक माधव बाबू की और एक उनके बाद की और एक सोमा जैसी। तो तीनों पीढ़ियों का सौंदर्य कैसा है ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। पीली आंधी की तीनों पीढ़ियों की प्रमुख स्त्री पात्र छोटी बेड़नी, माधव बाबू की पत्नी पद्मावती और सोमा, ये तीनों सुंदर स्त्रियां हैं। पहली पीढ़ी की छोटी बेड़नी का गोरा खुलता रंग, गोल मुखाकृति, स्थिर दृष्टि, कोमल हंसी और नाटाकट के कारण वृद्धा सेठानी को यह बहू बहुत प्यारी लगती है। दूसरी पीढ़ी की स्त्री माधव बाबू की पत्नी है। माधव बाबू ने जब पहले पहल घूंघट उठाया तो उस अपूर्व रूप सी को देखते रह गए। उसकी उन्नी बोली सी बड़ी बड़ी आंखों में झांकते हुए बस इतना भर कहा, आज से तुम्हारा नाम पद्मावती हुआ। पद्मावती के जेठानी राधाबाई ही देवरानी की तारीफ में कहती है, ऐसी ऐसी रूपवती बेड़नी, अरे ऐसा रूप तो झरोखे से
झाके तो चील झपट्टा झपट कर ले जाए, बोलती है तो मानो कोयल टुहका लेने लगती है, यह तो सुरभ की अप्सरा है। पुरुषवादी, अब ये नारीवादी साहित्य है। पुरुषवादी जो मन है उसको स्त्री का यही रूप भाता है। अब सवाल, प्रभा खेतान जब नारीवादी साहित्य लिख रही हैं तो उनके ऊपर ये सवाल उठता है कि इस तरह सौंदर्य की क्या जरूरत है। मुंह में कोयल का टुहुका के बजाय जबान और रूप का भान हो, ऐसी स्त्रियां कहाँ से उठती हैं पुरुषवादी समाज को। प्रभा खेतान का यह वर्णन प्राचीन संस्कृत और रीतिकालीन साहित्य से किस मायने में भिन्न है। पहली और दूसरी पीढ़ी की स्त्रियां पारंपरिक और सामंती सौंदर्य को प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन जो तीसरी पीढ़ी की सोमा है वो बेलहम में पढ़ी हुई है, बेलहम में, तो उसके बारे में क्या लिखती हैं। बेलहम देहरादून की पढ़ी हुई सोमा एक खूबसूरत शोक प्रखर दिमाग की लड़की। यह है आधुनिक स्त्री, और आधुनिक स्त्री आप जानते हैं उसको क्या चाहिए, स्मार्ट और होमली, पढ़ी लिखी, अच्छी, सुंदर। और आप पाएंगे कि यह जो सुंदर स्त्री है, ये अगर नारीवादी साहित्य में इस तरह की स्त्रियां, मैं ये नहीं कह रही कि प्रभा खेतान में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे आप पाएंगे मैत्रेयी पुष्पा के यहाँ भी ये चीज दिखती है कि जब वो उनके यहाँ तो बहुत सारी नायिकाएं खेतीहर समाज के हैं। आप अलमा का सौंदर्य देखिए, जब मनसाराम उसको याद करता है तो उसको निबोली सी उसकी गद्दाराम की जैसी चीजें याद आती हैं और वो उसके मन में बैठ जाती है। ये स्त्रीवादी सौंदर्य शास्त्र है। सवाल ये है कि जब हम समाजीकरण की बात करते हैं तो इस समाजीकरण के प्रतिमान में अगर हम स्त्री का इस तरह का सौंदर्य रख रहे हैं तो स्त्रीवादी साहित्य मतलब क्या हम। और दूसरा सवाल ये भी है कि क्या सुंदर स्त्रियां ही नायकत्व का प्रतिमान निर्धारित करेंगी, या सुंदर स्त्रियां ही नायिकाएं बन सकती हैं। क्या सुंदर स्त्रियों का ही शोषण होता है। ये सारी नायिकाएं आप देखेंगे, आओ पे घर चले, उसमें विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई रचना है, उसमें पाएंगे, उसमें आइलिन है, मरीन है, हेल्गा है और डॉक्टर मिसेस डी हैं। आप इन चारों पांचों स्त्रियों को देखिए, ये चारों पांचों स्त्रियां ये उम्र के 25-30 के करीब है, कुछ 70 के करीब है आइलिन। आप इन जो स्त्रियां हैं आप देखेंगे बहुत डरी हुई स्त्रियां हैं, बहुत डरी हुई इस अर्थ में कि उनकी उम्र अधिक हो रही है और अपना सौंदर्य खो रही है। और सौंदर्य खोने का डर, आपका सौंदर्य कितने साल रहता है, 18 से 20, 30, और ये सौंदर्य किस काम का। सवाल है ये सौंदर्य किस काम का। क्या ये सौंदर्य जो प्रकृति ने स्त्री को दिया है, ये सौंदर्य उस टाइम ढल जाता है जब आपके 1-2 बच्चे हो जाते हैं, तो क्या ये सौंदर्य मातृत्व के खिलाफ नहीं पड़ रहा है। क्या ये सौंदर्य आपकी जिंदगी को, स्त्री की जिंदगी को कुछ सालों में नहीं बांध दे रहा है। और दूसरा सवाल, जब इतनी सुंदर स्त्रियां हैं हमारे हिंदी साहित्य के स्त्रीवादी उपन्यासों में, प्रभा खेतान के भी, जब इनका इतना शोषण हो रहा है तो उन स्त्रियों का कितना शोषण होगा जो सुंदर नहीं है। मधु काकरिया का एक उपन्यास है, मुझे याद, खुले गगन के लाल सितारे, उसमें एक पारसी का जिक्र आता है। पारसी में एक स्त्री जो जल गई है और पारसी धर्म में वो जा रही है। उसकी माँ बहुत खुश है कि वो पारसी धर्म स्वीकार कर ले, क्योंकि अगर ये बड़ी होगी और इसका चेहरा जल गया है, इससे कौन शादी करेगा। तो एक स्त्री की जो भूमिका है वो यहाँ तक है कि उसकी शादी हो जाए ठीक ठाक घर में, और सौंदर्य इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा नहीं कि इसमें स्त्रियां ही, स्त्रीवादी साहित्य ही इसका जिम्मेदार है। मुझे लगता है पूरे समाज में अगर आज हम देखेंगे तो पूरे समाज में गुण के बदले सौंदर्य को तरजीह दी जाती है। आप नौकरी
नौकरी कर रहे हैं, आप वो अच्छे पद पे हो सकते हैं, आप पाएंगे कि वहाँ पर भी सौंदर्य को ज़्यादा, आप सुंदर नहीं है तो स्मार्ट, होमली, वेल एजुकेटेड, ये सारी चीज़ें। तो आप देखेंगे स्त्रीवादी साहित्य और जो प्रभा खेतान का साहित्य है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। ये स्त्रीवादी साहित्य की समस्या है और हमें सौंदर्य के प्रतिमान बदलने होंगे। और आप अगर प्रभा खेतान की जिंदगी में देखें तो प्रभा खेतान स्वयं अपनी जिंदगी में वो अपने बारे में कहती हैं कि मैं किस मामले में कम हूँ। जब डॉक्टर सराफ की मौत होती है तो बड़े दुख के साथ लिखती हैं, मुझे आश्चर्य होता है, बड़े दुख के साथ लिखती हैं कि डॉक्टर साहब की मौत हुई और सब उनको याद किया गया कि बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, अच्छे नागरिक थे, बीवी बच्चों को पीछे छोड़ गए और मेरा कहीं जिक्र ही नहीं। और आप पाएंगे कि उनकी आत्मकथा डॉक्टर सर्राफ की मौत के साथ खत्म हो जाती है। और डॉक्टर सर्राफ की मौत उनकी 2008 में होती है मौत, और डॉक्टर सर्राफ की शायद 97 ऐसे ही कुछ आसपास में होती है, मतलब 13-14 साल का गैप है। क्या प्रभा खेतान की जिंदगी में बाकी कुछ है ही नहीं कुछ लिखने का? ये 13-14 साल, क्या प्रभा खेतान की जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाती है जहां पर डॉक्टर सर्राफ की मौत होती है? और जो एक बहुत बड़ा सवाल प्रभा खेतान उठाती हैं, मैं 15 मिनट में ही अपनी बात रखूंगी, वो है रखेल का सवाल। प्रभा खेतान ये बोलती हैं, कहती हैं कि रखेल एक अवैध संबंध है, तो क्या सारी वैधता केवल 7 फेरों से तय होती है? आप देखिए प्रभा खेतान यहाँ पर रखेल का जो संबंध है वो उसकी, ये उनकी शक्ति भी है और ये उनकी सीमा भी है। वो रखेल के संबंध में रहती हैं, ये उनकी शक्ति भी है और यही उनकी सीमा भी तय करता है, उनके जीवन की भी और उनके साहित्य में। साहित्य तो बहुत बहुत दूर तक उनका जाता है। वो एक परंपरागत ढांचे को चुनौती देती हुई रखेल में रहना, मैं उसको सिंगल कोट में कह रही हूँ, मेरा वो मतलब नहीं है, लेकिन रखेल में रहना वो पसंद करती हैं। ये उनका व्यक्तिगत चुनाव है, मैं उनके इस चुनाव की दाद देती हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आपके, जब आप इस रखेल को संबंध को स्वीकार करती हैं तो आप ये मत कहिए कि आप विवाह संस्था को चुनौती दे रहे हैं। असल में मुझे लगता है कि ये जो विवाह संस्था है उसको इस तरह के संबंध, विवाहेतर संबंध बहुत दूर तक सहनीय बनाते हैं। जैसे आप वेश्यावृत्ति में जाते हैं, आप जो है रखेल रखते हैं, विवाहेतर संबंधों में जाते हैं, तो जो विवाह की पीड़ा है, विवाह का दर्द है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, ये बहुत हद तक विवाह के जो जकड़न है, जो एक सीमाबद्ध ढांचा है, वो उसको सहनीय बनाता है। और इस मामले में विवाह आप तोड़ते नहीं बल्कि विवाह में बने रहते हैं। और लेकिन रखेल के संबंध में आप प्रभा खेतान के जीवन को देखें तो उनके हिस्से में पत्नी से अधिक पीड़ा आती है। आपके हिस्से में जिम्मेदारी, कर्तव्यों की मांग, पवित्रता की मांग, आप पूरा अगर आप देखें तो उसी तरह से डॉक्टर सर्राफ करते हैं जिस तरह से एक पत्नी की होती है, लेकिन यहाँ वो उन आर्थिक जिम्मेदारियों से बच जाते हैं जो कि एक पत्नी को देना पड़ता है। तो ठीक इसी कारण से प्रभा खेतान को यह संबंध ना तो संतुष्टि दे पाता है, ना ही उनको इस संबंध में सार्थकता का बोध होता है, और ना ही वो ताउम्र खुश रह पाती है। दूसरे शब्दों में इसी से जुड़ता सवाल आर्थिक निर्भरता का भी है। सवाल ये है कि क्या आर्थिक निर्भरता, प्रभा खेतान या उनके उपन्यासों में ऐसे बहुत सारे पात्र भी हैं जो आर्थिक रूप से निर्भर हैं, खास करके आओ पेपे घर चले में जो मरीन है, जो आइलिन है, ये सारे आर्थिक रूप से निर्भर हैं। लेकिन क्या आर्थिक निर्भरता एक स्त्री को उसके शोषण से, सारे शोषण
शोषण से मुक्त बना देता है। हम ये मानते हैं कि अगर वो आर्थिक रूप से निर्भर हो जाएगी, एक पढ़ी लिखी होगी, अपना निर्णय लेगी, तो आर्थिक रूप से अगर निर्भर है तो बहुत सारे उत्पीड़न से मुक्त हो जाएगी। ये सच है कि आप बहुत सारे उत्पीड़न से मुक्त हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी स्त्रियां, आइलिन जैसी स्त्रियां, सोमा जैसी स्त्रियां, या आप कह लीजिए छिन्नमस्ता की प्रिया, आप देखेंगे ये आर्थिक रूप से निर्भर हैं, लेकिन आप किसी भी स्त्री को खुश नहीं देखेंगे। अगर आर्थिक निर्भरता आपको शोषण से मुक्ति देती है, तो अगर मुक्त इंसान खुश होता है, मुझे लगता है बहुत कुछ खुश होता है। लेकिन आर्थिक निर्भरता आपको केवल उतनी ही मुक्ति देता है जो संबंध आर्थिक पराधीनता से जुड़े हुए हैं। और स्त्री का उत्पीड़न कोई एक रैखिक नहीं है कि वो आर्थिक है, वो सामाजिक है, बल्कि कहा जाए तो पूरी की पूरी जो सामाजिक संरचना है, उस संरचना में स्त्री का उत्पीड़न इतने लेयर्स हैं कि आप एक हटाएंगे और दूसरा निकलेगा। तो जहां तक स्त्री का उत्पीड़न आर्थिक पराधीनता से है, वहां तो प्रभा खेतान मुक्त हो जाती हैं और वो कहती हैं, प्रिया भी मुक्त है, आइलिन भी मुक्त है, और वो कहती हैं कि मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। लेकिन असल में आपकी भावनात्मक निर्भरता, आपकी सामाजिक संरचना जो पूरे को पूरा स्त्री को एक साँचे में ढालकर स्त्री बनाती है और पुरुष को एक साँचे में पुरुष बनाता है, और स्त्री और पुरुष बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें आप पाएंगे कि जहाँ तक आपका अर्थ से संबंध है वहाँ तो आप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जहाँ भावना से संबंध है, जहाँ प्रकृति और शारीरिक जरूरतों से संबंध है, आप पाएंगे कि वहाँ पर आप दोनों की निर्भरता एक दूसरे पर बनी हुई है। और इस संबंध में आप पाएंगे कि पुरुष का जो सोशलाइजेशन होता है, पुरुष को जो बनाया जाता है, वो इस तरह बनाया जाता है कि तुम भोग करने वाले हो, और स्त्री को इस तरह से बनाया जाता है कि तुम्हें उसको मानना है। हम अपने दिमाग में, अपने शरीर में इनहेरिट कर लेते हैं कि जो प्यार करता है वो मारेगा, वो हमें सुरक्षा देने के लिए ऐसा करता है। तो आप पाएंगे कि आपकी आर्थिक कारणों से आपकी पहचान बदल जाती है, लेकिन समाज का ट्रीटमेंट आपके साथ वैसे ही रहता है। जब आप घर में आते हैं तो आपका ट्रीटमेंट एक पत्नी की भूमिका में, एक माँ की भूमिका में रहता है, और एक प्रेमिका की भूमिका में, या जो भी जिस संबंध में है आप उस भूमिका में रहता है। इसीलिए आर्थिक निर्भरता एक स्त्री की मुक्ति का पर्याय नहीं है। आप पाएंगे कि प्रभा खेतान की अधिकांश पढ़ी लिखी स्त्रियां, उनकी नायिकाएं, वो आर्थिक रूप से निर्भर हैं, लेकिन आप पाएंगे कि वो खुश नहीं। वो खुश क्यों नहीं है, सवाल इसका है। और ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है तो उनका पार्टनर बहुत खुश है या उनका पति बहुत खुश है। आप पाएंगे कि सोमा का पति गौतम और प्रिया का पति नरेंद्र, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की स्त्री चाह रहे हैं, वो स्त्री प्रिया और सोमा नहीं है। उनका वो सचेत स्त्री है, और सचेत स्त्री होने की पीड़ा ये है उनकी कि वो उनको वैसा पति नहीं चाहिए जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में बनता है, भोग करने वाला। आप पाएंगे कि इनको उनके इमोशन से, उनके भाव से कोई खास संबंध नहीं है। उनको लगता है पैसे से बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है। प्रिया का पति नरेंद्र कहता है, तुम हमेशा रात दिन पैसे के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, क्यों भाग रही हो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, लाख, करोड़, लो पैसा। प्रिया कहती है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे आइडेंटिटी चाहिए, मुझे पहचान चाहिए। मुझे, तुम जब मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब, संबंधों में तुमने कभी मुझे सोचने, समझने, जानने की कोशिश की? तो आप पाएंगे
कि यहाँ पर जो पारंपरिक परिवार है, पारंपरिक पुरुष है, वो परिवार और उस पुरुष के खांचे में स्त्री फिट नहीं हो पा रही। स्त्रियां बदल रही हैं, लेकिन उसके समकक्ष आप पाएंगे कि उनका जो साथी है, जो उनका पति है, गौतम और नरेंद्र, वो नहीं बदल पा रहे हैं। ये पीली आंधी और छिन्नमस्ता के पात्र हैं। तो आप पाएंगे वो बदल नहीं रहे हैं। इस बदल ना पाने की प्रक्रिया में जो हमारा भारतीय पवित्र अच्छा परिवार है, वो दरक रहा है। इसके लिए माफ करिएगा, हमारा परिवार बहुत, लेकिन अब उसमें दरकन शुरू हो गई है। निवेदिता मेनन की एक किताब है सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, उसमें परिवार के बारे में वो लिखती है, बहुत अच्छा लिखती है कि वो किस तरह से बना हुआ है। तो जिस तेजी से स्त्रियां बदल रही हैं, उस तेजी से पुरुष नहीं बदल रहा है। उसके भी कारण है, क्योंकि जो व्यवस्था जिसके हित में पड़ती है, वो उसको जल्दी से खोना नहीं चाहता, और जो व्यवस्था जिसके अहित में या जिसके शोषण का कारक बन रही है, वो उसको जल्दी से बदलना चाहता है। तो स्त्रियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, उसी मात्रा में, उसी तरह से पुरुष नहीं बदल पा रहा है। और इस प्रक्रिया में आप पाएंगे कि जो नई स्त्री बन रही है, जो नई पढ़ी, इसमें स्त्रियों का भी कोई दोष नहीं, पुरुषों का भी मैं दोष नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो समाज की गति है, उस गति में आप पाएंगे कि ये व्यवधान है, ये समझ का फर्क है, ये हमारी सामाजिक संरचना का फर्क है, और ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था कोई एक रैखिक नहीं है, बल्कि ये जाति, जेंडर और लिंग का बहुत सारे का समुच्चय है। इसमें जो जिस क्रम में पढ़ता है, वो अपने से नीचे का शोषण करता है, बदले में ऊपर वालों से शोषित भी होता है। स्त्रियां निचले पायदान पर रहेंगी। आप देखेंगे घर में एक लड़की जो सबसे छोटी लड़की होगी, वो सबसे निचले, कोई भी परिवार हो, चाहे दलित का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे जिसका हो, सब परिवार में वो सबसे निचले पायदान पर है। परिणाम स्वरूप वो तेजी से बदल रही है। और अगर इसी प्रक्रिया में पुरुष भी नहीं बदलेगा, तो संबंध जो हैं वो ठीक नहीं चलेंगे। और कल अनामिका जी ने एक बात कही थी कि अब उसको पति के रूप में दोस्त, पति या समकक्ष सहचर जैसा भाव कुछ चाहिए। ये संकेत हमें प्रभा खेतान के उपन्यास में भी मिलते हैं। और एक चीज, और एक जो मुझे बहुत अच्छी, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, आइलिन, बस 2 मिनट। आइलिन 70 साल की है, उसके 2 पति हैं और 5 प्रेमी। हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है। 70 साल में वो एक अच्छे से रहती है, खुश रहती है, और अपने प्रेमी को बहुत अच्छे से दूर है, बहुत अच्छे से सच धज के फोन करती है, और न्यू ईयर है, आराम से पेपे के साथ, मतलब कुत्ते के साथ रहती है, और कुत्ते को बच्चे जैसे पालती है। उसके साथ उसका बेटा था जो युद्ध में मारा गया है, वियतनाम में मारा गया है, अब अकेली। लेकिन वो जितने जिंदा दिली के साथ रहती है, और जितने खुश मिजाजी के साथ रहती है, और आप पाए कि 2 पति और 5 प्रेमियों के बाद भी वो खुश है। हमें बहुत अजीब सा लगेगा, बड़ी कितनी बेकार महिला है। लेकिन 3-4 महीने प्रभा उनके साथ रही, और उन्होंने पाया कि वो उनको कहती है कि जब मरना ही है तो दहशत में क्यों मरना। उसको ल्यूकोमिया हुआ है, लेकिन ल्यूकोमिया के बाद भी वो बिस्तर नहीं पकड़ती है, वो काम पर जाती है, खुश रहती है, खाती है, प्रभा को अपने घर में रखती है, अपने कुत्तों को पालती है। तो जीवन का एक ढंग ये भी हो सकता है, और कल हमारी जब मौत होने वाली है। धन्यवाद।